नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम जनकारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनकारवा अब एक नाम नहीं, एक मिशन बन चुका है। जनकारवा एक पहल है लोकतंत्र की आधार जनता को अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच देने की। देश में होने जा रहे सबसे बड़े चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले IBC 24 अपनी सबसे बड़ी जन चौपाल जनकारवा लेकर आज उमरिया ज़िले में हाजिर है। उमरिया ज़िले के को लेकर खास कई बातें हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप स्वस्थ लोकतंत्र की खातिर मेरे साथ एक शपथ लें। मेरी गुजारिश है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे रखकर मेरे साथ ये शपथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में हम वोट ज़रूर डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम जाति, धर्म, क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो IBC 24 का जनकारवा आज मध्य प्रदेश के एक बेहद खास शहर उमरिया पहुंच गया है। उमरिया ज़िला यहाँ मौजूद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में विख्यात है। उमरिया शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है, एक महत्वपूर्ण ज़िला है शहडोल संभाग का, और इसका जो क्षेत्रफल है 4076 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है। ख़ास बात यह है कि इसमें से 2/3 से ज़्यादा वन क्षेत्र है, जिससे यहाँ की कुदरती खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साल 2011 की जनगणना आंकड़ों के मुताबिक उमरिया ज़िले की आबादी 6.5 लाख है। यहाँ लिंगानुपात 950 है, जबकि साक्षरता की दर 66% है। उमरिया ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब 5.5 लाख मतदाता हैं और ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, बांधवगढ़ और मानपुर। इन दोनों ही सीटों पर बीते हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और 2003 से लेकर अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। उमरिया शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से बीजेपी के ज्ञान सिंह सांसद हैं। 2016 में यहाँ उपचुनाव हुआ था। यहाँ के सांसद दलपत सिंह परस्ते के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें ज्ञान सिंह ने जीत हासिल की थी। 53,000 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई थी। और 2009 के अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो सन 1996 से लेकर अब तक उमरिया के संसदीय क्षेत्र में, शहडोल के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा है। बावजूद इसके बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता मुखर है। अब चूंकि एक बार फिर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, तो जनता अपने सियासतदानों से बहुत से सवाल पूछना चाहती है और इसी मकसद से IBC 24 का जनकारवा आज उमरिया में मौजूद है, जहां हम अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मौजूद हैं। जनकारवा की जन चौपाल यहां पर सजी हुई है। कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले यहां मौजूद तमाम खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं राजेश शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उमरिया में। मेरे साथ ठाकुरदास सचदेव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मोहम्मद नईम साहब जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय सिंह जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, और साथ ही साथ रामकिशोर चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी की अगर पैनल की बात करूं तो बीजेपी से भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं आभा निगम जी, जो कि वरिष्ठ नेत्री हैं बीजेपी की। शंभूलाल खट्टर साहब हैं, जो कि सांसद ज्ञान सिंह के प्रतिनिधि हैं। धनुषधारी से हैं दिनेश त्रिपाठी हैं, नरेंद्र गिरी गोस्वामी हैं और राकेश शर्मा जी हैं। तो तमाम ये खास मेहमान हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ उमरिया की प्रबुद्ध जनता, यहाँ से अलग अलग वर्ग से आने वाले लोग इस जनकारवा में खासी उम्मीदों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके साथ हम इस जन चौपाल की, इस डिबेट की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हम किसानों के मुद्दों से करना चाहेंगे, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार किसानों की समस्याएं सियासी मोर्चे पर आगे नज़र आती रही हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था, उसके बाद 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और अब मोदी सरकार भी किसानों की फिक्रमंद नज़र आने लगी है। किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर ही यहाँ से हम इस डिबेट की शुरुआत करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, आप किसान हैं, कहाँ से आते हैं और मौजूदा स्थिति जो है, मध्य प्रदेश में एक सत्ता परिवर्तन किया है जनता ने, उसके बाद क्या स्थिति है किसानों की? देखिएगा, पहले हमारे
राज्य में बीजेपी का शासन था, अब 15 साल शासन रहा, हम उसकी कथनी भी बता सकते हैं। ये चुनाव का दौर आया तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये घोषणा किया कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे। हमारी सरकार या कांग्रेस सरकार प्रदेश में आ चुकी है और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, किसानों का कर्ज माफ़ किया है और बिजली का बिल भी हाफ होने का प्रक्रिया जारी है। हम ये आशा करते हैं। किसान इस बात से खुश नजर आते हैं कि जो कार्यकाल रहा है अभी कमलनाथ सरकार का, आप क्या जी बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को वाकई कर्ज माफी की प्रक्रिया हुई है, आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, पूरे प्रदेश में किसान लोग बहुत खुश हैं। कमलनाथ जी जब से कर्ज माफ़ किए हैं, जैसे सीएम बने 2 घंटों में किसानों का कर्ज माफ़ किए और पूरे किसान पूरे प्रदेश में बहुत खुश हैं। कांग्रेस से किसान यहाँ पर खुश नजर आते हैं। कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग कहाँ से आते हैं, आप क्या कहेंगे? खुश हैं किसानों। आप किसान हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे कर्ज माफी को लेकर? कर्ज माफ हुआ है, बिजली का बिल आधा हुआ है, चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि किसानों के मोर्चे में सरकार ने कितना काम किया? किसान के मोर्चे में सरकार ने बहुत काम किया है। 51 हजार रुपये लड़की की शादी में दे रही है। किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ हुआ है, बिजली बिल हाफ हो रहा है। किसान इससे बहुत खुशी है। अब अगले चुनाव में भी कांग्रेस आएगी। तो देखिए, एक तरफा माहौल यहाँ पर कुछ किसानों से मैंने बात की है, वो नजर आता है और कहते हैं कि किसान खुश हैं, किसान खुश हैं। आपसे बात कर लेता हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर महरोई रोड में हम लोग का खेत है, टूटी हुई फाल में 15 साल से पानी लगा रहे हैं। जब वो बने तो हम लोग जाने। बेशक मैं ज़रूर आपका सवाल यहाँ पर लूँगा, लेकिन कांग्रेस के पैनल के पास आने से पहले मैं बीजेपी के पैनल से ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार बीजेपी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आभा निगम जी, तमाम किसान कह रहे हैं कि खुश हैं वो। नहीं, ये सब जितने लोग पीछे बोल रहे हैं किराए से लाए हुए हैं। अच्छा। कांग्रेस ही लेके आए हैं, बाकी उनको हम आप भी लेके आए क्या किराए से? हमारे तो आप सुनिए, 1 मिनट माइक दीजिए, सुनिए। ये जितने लोग बैठे, मैं इनको एक का नाम गिना सकती हूँ। सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं। अगर यानी किसान कह रहा है कि कर्ज माफी हुई है तो वो आपको पचा ही नहीं अभी तक नहीं पचा तो ये नहीं पा रहे हैं। मोदी जी की झंडाहट को मैं 2 लाइन कहिए तो शेर सुनाऊं मोदी जी के लिए। सुनिए, 1 मिनट पहले किसानों पे बात कर लेते ना, फिर मोदी जी बात हम कर तो रहे। क्या शिवराज सिंह चौहान के उस समय में नहीं थे क्या किसान खुश? नहीं, लेकिन जिस तरह से कर्ज माफी हुई है, कर्ज माफी हमारे यहाँ भी हुई है। कर्ज माफी 15 साल में जो कुछ शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है वो कमलनाथ जी कभी नहीं कर सकते हैं। और किसानों की तो बात छोड़िए, लाइट की तो ये ठीक है। मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूं, उनको क्या लगता है कि 70-72 दिन की जो सरकार है, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि शिवराज जी ने जो किया वो कमलनाथ जी नहीं कर सकते। किसानों से बात की जो कहते हैं कि खुश हैं और आशान्वित भी हैं आगे के कार्यकाल के लिए। लेकिन क्या ये बात किसान लोग, मैं करकेली से आया हूँ, सब किसान लोग खुश हैं। ये बीजेपी वाले जो कहते हैं कि किराए से आए, ये लेकिन उन लोगों की आदत पड़ गई है किराए से ढोने के, इसलिए बोल रहे हैं। भाई साहब, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है और इस 15 साल के सरकार में किसानों को जिस तरह से मंदसौर में गोली मारी गई, उस तरह से ये प्रदेश की किसान काफी परेशान। और जिस तरह से 60 दिन हुए हमारी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ करके पूरे प्रदेश में किसानों का बहुत बड़ा सहयोग किए। हमारे इस उमरिया जिले के पूरे बांधवगढ़ में किसान आज खुश है। ठीक है, फिर क्यों तकलीफ है इतनी? मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। जी, आपसे सांसद प्रतिनिधि जी से पहले बात कर लेते हैं। जी, जैसा कि आभा निगम ने बताया ना, उसमें कोई झूठ नहीं है, वो सच्चाई है। जहाँ तक सवाल है, क्या कहते हैं जो ये लोग कह रहे हैं कि किसानों के मामले में जितना 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किया, खाद बीज के लिए, मोदी जी ने भी 6000 रुपए सम्मान के लिए उन्होंने किसानों को। सरकार क्यों चली गई साहब? सरकार गई है 2 सीट से 3 सीट से। अभी इनको मालूम पड़ जाएगा मोदी जी की सरकार जो है 350 सीट आएगी और जैसे 350 सीट आएगी 15 दिन में इनकी कमलनाथ की सरकार चली जाएगी।
कैसे चले जाएगी? आप लोग गिरा देंगे? 15 दिन से 16 दिन नहीं लगेंगे और सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान, ये जनादेश का अपमान नहीं करेंगे? बिल्कुल अपमान नहीं है। अपमान तो ये करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि 2% जो है वोट मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ज्यादा पाए हैं, कांग्रेस जो है 2% पीछे कम है। तो कांग्रेस के ज्यादा है ना, नैसर्गिक अधिकार तो कांग्रेस का था। और अगर इस मंच से इस तरह की धमकी दी जाती है कि कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया जाएगा अगर लोकसभा में बीजेपी सरकार आ जाती, तो समझा जा सकता है कि जनादेश का सम्मान कितना ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है। खैर, मोदी और राहुल के नारे तो लग ही रहे हैं। लगातार बीजेपी ये धमकी दे रही है कि सरकार गिरा दी जाएगी, कितना उचित मानते हैं आप? ये अनुचित है, जनादेश का अपमान है, जनता का अपमान है। और अगर इनकी यही भावना रही तो अगर केंद्र में अभी सरकार है तो किसी की सरकार गिरा सकते हैं, और गिराया है इस तरीके से। इस तरीके से उन्होंने सरकार गिराया है। और केंद्र में चाहे आप मिजोरम में यही हालत हुआ, गोवा में यही हालत हुआ। तोड़ फोड़ की राजनीति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे शर्मा जी? 15 साल बाद कुशासन का अंत हुआ है और अभी जो आपने मनोदशा देखी है, 15 साल बाद किसानों की सरकार आई है। लेकिन ये समय सांसद के जवाब देने का है। सांसद प्रतिनिधि से जवाब नहीं लेना चाहते हम। यहाँ की जनता ज्ञान सिंह से जवाब लेना चाहती है। और आपके माध्यम से ये बता देता हूँ मैं कि अडानी का कोयला ढोने के लिए 23 दिन रेलगाड़ियाँ बंद की जा रही हैं। इसका जवाब सांसद से हमको चाहिए, सांसद प्रतिनिधि से हमको लेना चाहिए। आखिर हमने कोशिश की थी कि सांसद जी यहाँ पर आए। जी, आप क्या कहेंगे? इस किसान के मुद्दे पर बात चल रही थी। मैं बड़े साफ शब्दों में बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों के लिए 0% ब्याज की दर से कर्ज दिया गया, किसानों को खाद बीज सब उपलब्ध कराया गया। और जो किसान कर्जा माफी की कांग्रेस वाहवाही ले रही है, मैं जानना चाहता हूं कि किसान अपने खेत के समतलीकरण के लिए, कृषि से संबंधित उपकरण लेने के लिए जो लोन लिया है वो कर्ज कांग्रेस माफ नहीं कर रही है। कांग्रेस सिर्फ सहकारी बैंकों में जो किसानों के, बीजेपी लगभग ये कहती है कि अगर किसान आज खुश नजर आ रहा है उमरिया का, तो भी पुरानी शिवराज सरकार की योजनाओं का नतीजा है। और अगर जो घोटाला हुआ है उसमें बीजेपी शासनकाल का दोष नहीं है, वो अफसरशाही का दोष है। कांग्रेस क्या सोचती है, कितना सही है? शिवराज सिंह चौहान जी इसमें दोषी हैं। अब पूरा मध्य प्रदेश 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, किसान आत्महत्या में नंबर 1 बना दिया। और शिवराज सिंह चौहान पूरा दोषी है। ये 15 दिन में सरकार गिराने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। हम इनसे बोलना चाहते हैं, ये जनादेश का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है। और हिंदुस्तान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ये जनादेश का अपमान सहन करने वाली नहीं है। आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, आप इशारा कर। पहले तो आपको धन्यवाद जनकार्मा। आपने विधानसभा के समय भी आप आए थे, उस समय भी आपने इन कांग्रेसी मित्रों से सवाल पूछे थे। जिले में दोनों सीटें यहाँ के मतदाता बंधुओं ने भाजपा को जिताया, इसके लिए मैं आपके मंच के माध्यम बधाई देता हूँ नागरिकों। दूसरा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में बनी पूर्ण बहुमत में नहीं है, पूर्ण बहुमत में नहीं है, सपा बसपा समर्थन ले रही। तीसरी बात, इनके नेता राहुल गांधी ने जितना इनको सिखाया है चौकीदार, उतना ये बोलते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलते। और ये आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की बात ये कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आम नागरिक सुविधा के लिए। आप जान लीजिए किसानों का कर्जा अगर ये माफ कर रहे हैं सोसाइटी में, किसी का 70 रुपए, किसी का 60 रुपए, किसी का। किसानों से कुछ बात की हमने, कम से कम एक बात बताइए। प्रक्रिया तो शुरू हुई, प्रक्रिया तो शुरू हुई, बिल्कुल प्रक्रिया शुरू हुई है इनकी। जो किसान ईमानदार किसान था, जो किसान, फर्जी किसान भी कई प्रकार के होते जो लोन लेते पटाते नहीं, लेकिन जो ईमानदार किसान हैं उनके भी नाम इन्होंने पंचायतों में चोर की तरह टांग दिए। लेकिन वो तो घोटाला हुआ ना साहब, जिसने लोन नहीं लिया था उसको कर्जदार बना दिया गया। आज सरकार किसकी है? कांग्रेस की। अगर घोटाला तो शिवराज सरकार के कार्यकाल के, वो जांच करें, यदि दोषी तो कार्रवाई करें, उनका पूरा अधिकार है। बेशक। अब कांग्रेस से ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि फसल ऋण को लेकर जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। और लगातार केंद्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे पर भी हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता मुखर है। खैर, कांग्रेस के अलावा महिलाएं भी हैं
जो कि इस जनकारवा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप क्या कहेंगे कि महिलाओं को लेकर फिलहाल जो नई सरकार ने काम किया है उसको कैसे आंकते हैं? अच्छे काम करते हैं सर। जब से कमलनाथ जी आए हैं, जब से हर एक जो परेशानियां दूर कर रहे हैं सर। बोलिए, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कितना काम किया है सरकार? बहुत काम किए हैं सर। जब से इनका आया है तो जो कर्जा है 10 दिन के अंदर माफ किए हैं। अब आने वाले समय में ये भी सबको उद्देश्य है कि अच्छा काम करेंगे। शादी के लिए जिस तरह से जो है तो उनको पैसा एक भी नहीं है, सब परेशान थे। अब वो जो युवा निकाल दिए हैं कि हर महिलाओं को जो बच्चियों की शादी करें तो उसमें जो पैसा आएगा वो अच्छा अपना नीति बना दिए हैं सब लोग। तो महिलाएं कुछ कहती हैं कि कम से कम कन्यादान योजना में जो इजाफा हुआ है तकरीबन 51,000 रुपयों की राशि दी जा रही है, उससे महिलाएं खुश नजर आती हैं। युवा भी तमाम हैं, युवाओं से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरह से देखते हैं इस कार्यकाल को। जी, आप में से कोई बात करना चाहते? भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में 15 साल सिर्फ किसानों के नाम पर जो राजनीति की गई, इतना धोखा दिया गया किसानों को कि किसानों के सीने में गोली मार दी गई। और कमलनाथ जी 2 लाख रुपया किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों को तकलीफ हो रही है। यह प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, आप क्या कहेंगे युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर सर रोजगार चाहिए अपन को। और यहाँ सांसद जी की बात चल रही थी, ज्ञान सिंह जी ने अभी एक समय सुरेश प्रभु जी आए थे, उस समय रेल मंत्री थे। हम लोगों ने दौड़ दौड़ के उन्हें आवेदन दिया था कि सर एक ओवर ब्रिज का चाहिए जो बिकटगंज जाने के लिए अपन को, और डिस्प्ले होना जरूरी है। वो ना आवेदन का पता है अभी तक, ना हमारे ज्ञान सिंह जी का पता है। आपका सवाल बताइए। यहाँ पे हम बैठे हैं, ना तो हम भाजपा की तरफ से बैठे हैं, ना कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं। आज हमारा 2 साल से कई सारी मुद्दाएं आ रही हैं, ना तो हमारा भाजपा सुन रहा है ना कांग्रेस सुन रहा है। आज हमारे 13 लाख आदिवासियों को जमीन से उनके छीन के और बेदखल किया जा रहा है। ना कोई राहुल यहाँ आके बात करता, ना कोई मोदी आके बात करता। आज कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसमें आदिवासियों का तो कोई दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए कि वो बेदखल हो रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे जगह कहाँ भेजा जाएगा? तमाम आपके इसमें कंसर्न है कि आखिर आदिवासियों का इतना भला क्यों नहीं हो पाया जितना वादा किया गया था। बीजेपी लगातार इस क्षेत्र को लीड करती आई है। जैसे मैंने आपको बताया था, 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 1996 से लेकर अब तक शहडोल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा रहा है। फिलहाल ज्ञान सिंह यहाँ के सांसद हैं। तो आखिर ये जो पुरानी स्थितियां हैं वो बदलती नजर क्यों नहीं आती हैं? ज्ञान सिंह जी के कार्यकाल में जितना काम हुआ आज तक कभी भी इतना काम नहीं हुआ। जैसा कि ये बोल रहे हैं ना, और ये हंस के क्या कहते हैं उसका उपवास बढ़ा रहे हैं। अगर ज्ञान सिंह जी ने काम न किया होता तो ज्ञान सिंह जी की लगातार 3 बार सांसद क्यों होते, 8 बार विधायक क्यों होते? इनसे पहले पूछिए कि आप लोग क्यों नहीं चुनाव में जीत रहे हैं, इस बार आप चुनाव क्यों हार गए? ये जनता जो जनमत दे रही है यही बता रही है कि ज्ञान सिंह जी का कार्य जो सर्वश्रेष्ठ काल था। 2 ट्रेनें, ये ट्रेन की बात करते हैं, अंत्योदय एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस को किसने क्या कहते हैं यहाँ लाया? ये ज्ञान सिंह जी लाया। उम्मीदों के मुताबिक साहब समय बहुत लंबा है, ये टेन्योर बहुत लंबा है, उसके मुताबिक 750 मेगावाट लाइट जो है पाली में थर्मस का कार्यकाल का विस्तार किसने किया? ज्ञान सिंह ने किया। आज IIT जितने भी जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, जिले के कार्यालय, किसने शुरुआत की? कॉलेज की इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग, अस्पताल की लंबी चौड़ी, अस्पताल में 40 डॉक्टर किसने किए? उमरिया नगर का विकास किसने किया? सब ज्ञान सिंह ने किया। ये लगातार फहरिस्त जो है वो गिना रहे हैं, कांग्रेस इत्तेफाक तो नहीं रखती है। जी, क्या कहेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, कौशल केंद्र की बात की। कौशल केंद्र में महुरा पिनौरा के बच्चों के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी हुई है। कम से कम 500 बच्चों के साथ उनका पैसा निकाल लिया गया कौशल केंद्र के नाम पर, और उनको सबको कर्जदार बना दिया गया। ये हुआ है कौशल केंद्र में। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे बात कर लेता हूँ आबा जी, क्यों ऐसी स्थितियाँ हैं? देखिए, ये हमारे 2-3 साल में तो बहुत उम्मीद करते कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनने 50-60 सालों में क्या किया, ये अपनी उपलब्धियां गिनाए। राहुल जी ने क्या किया, सोनिया जी ने क्या किया? उनने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। नहीं, हमने तो 2-3 साल में बहुत किया। हमने तो 2-3 साल में बहुत किया, और जो करता है उससे उम्मीद रखते हैं। ये भी मैं मानती हूँ कि जो उम्मीद उसी से होती है जो काम करता है। इसलिए ये भी उम्मीद करते हैं कि भाजपा वाले काम करें, क्योंकि ये तो निष्क्रिय है और अकर्मण्य है, और 60 साल में इनने कुछ नहीं किया, आगे क्या करेंगे?
आप निष्क्रियता की बात कर रही हैं, तो मैं एक आंकड़ा दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। 2018 दिसंबर की एक रिपोर्ट है कि सांसद ज्ञान सिंह की उपस्थिति लोकसभा में महज 53% रही। सिर्फ एक डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया, जबकि पूरे सदन के इस कार्यकाल में महज 2 सवाल पूछे। कि क्या ये जायज़ है? ये सवाल आप इनसे करें, ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है, सरकारी आंकड़े तो हमारे पास है नहीं, समझे ना, लेकिन 53% उपस्थिति ये बता रही है कि वो 50% से ज्यादा उपस्थिति रहे। क्या बात है, इसको आशावाद कहा जाता है कि गिलास जो है आधा खाली नहीं है, आधा भरा हुआ। कुछ इसी तर्ज पर पैसा भी लैप्स हुआ है। जी हाँ, ये भी जानकारी है इसी रिपोर्ट में कि पूरी सांसद निधि खर्च ना करने वालों में सांसद ज्ञान सिंह का नाम भी शुमार है। तो चलिए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच से को छोड़ के जरा जनता से हम बात कर लेते हैं कि कितने सक्रिय रहे सांसद आपके। जी बताइए। नहीं, पिछले काफ़ी समय से सांसद लगातार रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें कि स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका की स्थिति एकदम भी खराब है। रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है। आप अगर इसके आंकड़े देखना है तो आप कुपोषण के आंकड़े देख लीजिए, आप पलायन के आंकड़े देख लीजिए, जो आपको बता देगा कि उमरिया जिले में युवाओं को कहीं भी रोजगार नहीं मिला है। रोजगार बड़ा कंसर्न है, आखिर क्या किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कर्मचारियों का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। कर्मचारियों के साथ दिक्कतें हैं। एक तो प्रमोशन को लेकर के मध्य प्रदेश में सभी वर्ग के कर्मचारियों के साथ दिक्कत है, कोई ST/SC का नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और लंबे समय से ये लटका हुआ है। लोग बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। दूसरी समस्या मैं एक यहाँ स्थानीय कहना चाहता हूँ, शहडोल से उमरिया तक आप आ जाइए, बाई रोड आप आए होंगे, कितनी दिक्कत है। ये रोड पता नहीं कब बनेगी, बहुत इससे पूरे क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं। बेशक, तो स्थानीय मुद्दे भी हैं और सांसद की सक्रियता को लेकर भी सवाल है। जी सर, जिनको झूठ और फरेब की मूरत कहा जाता है, उनका नाम है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके द्वारा यहाँ से 10 किलोमीटर, महज 10 किलोमीटर दूर बरबसपुर कहलाता है, जिसको उप तहसील के लिए जब चुनाव होता है तब आएंगे। इसको उप तहसील बनाया जाएगा, इसको उप तहसील बनाया जाएगा। आज दिनांक तक नहीं बनाया जा रहा। मैं तो मान लीजिए मेरे पास गाड़ी घोड़ा, मैं सक्षम हूँ, मैं गाड़ी में तेल डला के मानपुर तक तहसील जा सकता हूँ, लेकिन जो गरीब किसान है वो कहाँ से कब तक पैसा भर भर के जाए। थाना उमरिया लगता है, तहसील मानपुर लगती है। इतने बार उप तहसील के लिए बोले, लेकिन आज तक नहीं बनवा पाए। आखिर क्यों ऐसी स्थिति? चलिए, आप वहाँ से इशारा कर रहे थे सर कि आपसे भी मुझे बात करना चाहूँगा। जी बोलिए। भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक भाई ने, जो कांग्रेसी भाई ने तहसील का मुद्दा उठाया है, इसके पूर्व में कितनी तहसीलें थी ये आप चिंतन कर लीजिए। शिवराज जी की सरकार ने जो है चंदिया, नरोजाबाद, करकेली, मानपुर, इस सारी हरवाई, बिलासपुर, ये सारी तहसीलें बनाई। हमारे जो कांग्रेस के भाई लोग बैठे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो है चोर बोलते हैं, चौकीदार चोर बोलते हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ जो हमारे देश के गद्दार हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको जो है भाई साहब बोलते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो है, दिग्विजय सिंह व्यक्ति लादेन जी कह के पुकारता है। मैं तो थोड़ा स्थानीय मुद्दों पर भी बात करना चाह रहा था, है ना, क्योंकि ज्ञान सिंह जी को चुना जाना है या कि किसी आपके संसद एक प्रत्याशी को चुना जाना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी का चेहरा देखकर ही चुना जाएगा? उनकी भी तो कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए। देखिए, हमारे जो अभी 2 विधानसभा जो चुनाव हुआ है, हमने दोनों मानपुर और बांधवगढ़ दोनों विधानसभा जीती है और काफी अंतराल से जीती है। और मेरा मानना है कि जनता ने विकास देख के वोट दिया था और आगे आने वाले समय में भी विकास वोट देख के ज्ञान सिंह को पुनः विजयी बनाएगी। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरी एक पूर्व में भी जब आप आए थे विधानसभा के समय में, तो मैंने स्थानीय मुद्दों की बात कही थी। इसमें मैंने बोला कि हॉस्पिटल में आज भी कोई भी, तो उसमें कोई न तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, न कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ है। मैंने पूर्व में भी बोला था, और अब सरकार इनकी है तो ये कब तक करेंगे ये भी बता दे कि कब तक होगा। अब ये उमरिया का जिला चिकित्सालय जो है वो रेफर चिकित्सालय बन गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के द्वारा उमरिया की पहचान हुई है। नेशनल पार्क में देश विदेश से हजारों लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेवा शुरू हुई थी, वेंचुरा एयर सेवा शुरू हुई थी, वो बंद कर दी गई। उसको जो है दोबारा चालू करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, जबकि बहुत ज़रूरी है उसको शुरू होना। सेकंड, यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं, ना उद्योग है, इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा।
दूर दूर कटनी के आसपास देखो हजारों सैकड़ों जो है फैक्ट्रियां, सीमेंट फैक्ट्री, ये फैक्ट्री लग रही है, लेकिन उमरिया के आसपास कहीं कोई फैक्ट्री नहीं है। इसके लिए किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं चाहता हूँ आपने कंसर्न एक है दिखाया है जी। हमारे सामने ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में पुताई देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनी है, पुताई तो करवा नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर अच्छे क्या ला पाएंगे? ये आखिर क्यों तस्वीर नहीं बदल रही है जी? मेरा नाम सर मंजीत सिंह सर, ना मैं किसी कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ ना बीजेपी से। मैं आपके माध्यम से आम जनता की आवाज़ देश के सामने रखना चाहता हूँ, उमरिया जिले के लिए बस नहीं, देश के सामने। सर सबसे बड़ा मुद्दा है देश का रोजगार, और जो इनसे ही मैं जानना चाहूँगा, जितने हमारे सम्मानीय नेतागण बैठे हैं सब मेरे लिए सिमिलर, सब एक समान, सब सम्माननीय हैं। तो मेरा मुद्दा सबसे बड़ा सर ये है, पहला रोजगार का। सर रोजगार में देश काम करेगा तो ही तरक्की करेगा। अगर ये सरकारें नई नीतियां नहीं बनाएंगी सर, राजनीति तब सक्सेस होती है जब नीतियां हमारी अच्छी हों। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आती है, वो अपने हिसाब से नीतियों को बनाती हैं। सर नीतियां सेम होनी चाहिए तब तो सरकार चलेंगी सर। नीतियां क्यों बदली जाती हैं सर? वो तो जनता के लिए है ना सर, आम जनता की नीतियां सर, वो आम जनता पे लागू होती हैं। तो उसका खामियाजा सर नेताओं को नहीं सर, हर एक नागरिक को भोगना पड़ता है। आपका कहना है कि सबसे बड़ा फोकस रोजगार पे होना चाहिए। रोजगार के साथ नीतियों पे सर। अगर नहीं है तो सर मेरे पास है कई ऐसे प्लान जिससे देश को मैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ अगर ये चाहेंगे नौकरियां मैं इतनी अवेलेबल करा सकता हूं, लेकिन करना हर एक नागरिक को अपने लिए काम पड़ेगा सर। को मैंने समझा है जी। हमारी भी बात हो जाए। अब अगला चुनाव जो होना है राष्ट्रीय मुद्दे पे होना है। उमरिया में कोल इंडिया है, कोल इंडिया की पिछले 5 साल से ग्रेडिंग नहीं हुई कोयले की। कई कर्मचारी हैं भाजपा के लोग, वो बता देंगे। अभी अभी हमने लास्ट मंथ पे ग्रेडिंग हुई है। ये 5 साल में ग्रेडिंग गिराए हैं क्योंकि पैसा कम गया और इन कॉलोनियों को बंद करने की साजिश चली। दूसरी बात, मालाचुआ खदान है जो पिछले 4 साल से वो पड़ी है, 1 तोला वहां पे से कोयला नहीं निकल पा रहा है। ये इस पे बात करें। रेलवे स्टेशन बी ग्रेड का कब से है, लेकिन उसमें वो सुविधा नहीं है, ना ही डिस्प्ले बोर्ड है। 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपए में खरीद रहे हैं। ये अडानी साहब का कोयला जंबो ट्रेन चलती है और शनिवार बुधवार ये 2 दिन सवारी गाड़ियों को रोक के इन कोयला ट्रेनों को निकाला जाता है। आपका सांसद साहब ने तो 2 ही सवाल किए हैं अपने कार्यकाल में, इस मुद्दे को भी उठाते तो बेहतर होता। जनता सवाल पूछ रही है साहब, जवाब देना है। भाई साहब ने अभी उठाया कोल माइंस का मुद्दा। कोल माइंस के मुद्दे में मैं बताना चाहता हूँ कि लीज रिन्यूअल पिछले 10 साल से नहीं हुई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के अभी कार्यकर्ता लोग गए भोपाल में और लीज रिन्यूअल करा के जो है पुनः जो है खदान चालू करवाए। ये हमने जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो है लीज रिन्यूअल का काम किया है। ये लोग पीछे से आवाज दे रहे हैं 2014 में। तो 2014 से लीज रिन्यूअल कहाँ हुई थी? कोल से सेंट्रल का मुद्दा कागज कहाँ है? कागज कहाँ है? लीज रिन्यूअल का काम हमने किया है। जब हमको जानकारी हुई कि लीज रिन्यूअल नहीं है तो हम स्वतः जाके, मैं और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण गए हैं भोपाल से, लीज रिन्यूअल काम हमने करवाया है, इन्होंने नहीं करवाया। ये बताइए कि सांसद जी कितने उद्योगों को यहाँ पर स्थापित कर पाए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कंसर्न है। लगातार हम जब जाते हैं तो युवाओं के बीच से यही बात आती है कि रोजगार का साधन चाहिए। देखिए यहाँ पे जो रोजगार है वो एक कोल फील्ड्स का ही एक मामला है। वो यहाँ पे 2 माइंस हैं, एक उमरिया और पिपरिया के नाम चल रही हैं। वो भी इन लोगों के कार्यकाल में बंद होने के कगार में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है एक नया जीवन देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा मैं आऊंगा आपके पास जी, संक्षेप में। मैं आपको बता दूं, जो किसान के मुद्दे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कमलनाथ ने किया था कि 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, ये वचन पत्र में था उनके। ये वचन पत्र में नहीं था उनके कि जो 15,000 पेंशन पाते हैं उनको न मिलेगा, जो इनकम टैक्स पे है उनको न मिलेगा, जो मार्च के बाद कर्जा लिए उनका माफ न हुएगा। ये वचन पत्र में नहीं है। उनका वचन पत्र में था कि 2 लाख का कर्जा हम माफ करेंगे। वो वचन पत्र निभा कहाँ रहेंगे? जो बता रहा हूँ आपको, आप कहीं भी किसी ऑफिस में जाकर पता कर लीजिए। जो कर्जा माफ हो रहा 50% सोसाइटी को कर्जा पटाना पड़ेगा। 50% सरकार नहीं दे रही पैसा, ये भी आप जानकारी आपने। सरकार नहीं दे रही पैसा। राजेश शर्मा जी स्पष्टीकरण दीजिए। ये सरकार पैसा दे रही है, अभी तो योजना शुरू हुई है, अभी से इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। सबका कर्जा माफ होगा, लेकिन जो इन्होंने कालरी की बात कही, कालरी कांग्रेस ने खुलवाई थी और ये बंद ये करा रहे थे। और लीज रिन्यूअल हुई जब कांग्रेस ने आंदोलन किया तो इनकी कुर्सी हिलने लगी। बात कर लेता हूँ ट्रेन सुविधाओं का विस्तार। और जी कौन आप कहना चाहते हैं? जी बताइए। अभी जैसा कि राजेश भाई ने कहा कि हमने कालरी खुलवाया,
इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद बताओगे भाई? कालनी के बाद क्या आपने किया है, इतना तो बता दो। हमने तो वो काम करके दिया है जिससे जनता आज हमें बार बार चुनकर सरकार हमारी बना रही है, राज्य में, केंद्र में, और हम हमेशा अभी पुनः फिर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। और हमारा जो सबका साथ सबका विकास, इनके कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, हम वो नहीं है। क्योंकि चाहते हैं हम कि मुद्दों पर बात हो जाए, हम मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। और रही कांग्रेस के वचन पत्र की बात, ये वचन पत्र नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक में भी वचन पत्र बनाया, वहां फेल। आज तक किसानों की कर्ज माफी कर्नाटक में नहीं हुई है। आरोप इस तरह के लगातार जाते रहे, लेकिन हम लगातार जमीनी स्थिति भी देख रहे हैं। जी आप बोलिए। सर, ये आतंकवाद की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पीडीपी से समझौता किसने किया था? अफजल तो जो शहीद मानती है पार्टी, उससे ये सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, और आतंकवाद का आरोप लाते कांग्रेस के ऊपर। सबसे बड़े ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, झूठ बोलना ही इनका काम है। कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो रही थी, अब पीडीपी से गठबंधन की फाइल भी खुल रही है। नहीं, कांग्रेस के लोग इसी प्रकार बोलते रहे, जिस भाषा का उपयोग करते हैं इसी प्रकार बोलते रहे। लोकसभा चुनाव में, जो अगला लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 लाख वोटों से जीती। चलिए ठीक है, आपका दावा। अफजल वाले मामले में इनने कहा है तो ये कांग्रेसी लोग ही जेएनयू में जा करके अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा। आप तो पीडीपी से गठबंधन की बात बता दीजिए ना। करते गठबंधन क्यों नहीं बात करते हैं? आपके पास जब भी हम सांसद जी की उपस्थिति का सवाल किया जाता है तो आभा जी कहती है कि हम बात नहीं करते, पीडीपी से गठबंधन की बात की जाती है तो कहते हैं कि बात नहीं की सकते। जी आप क्या कहेंगे? आपने जो अभी पीडीपी का गठबंधन के बारे में बातचीत की, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि हम स्थायी तौर पे एक सरकार बना सके, क्योंकि लोग बागों ने जो वोट दिया हुआ है, किसी को स्पष्ट मेजॉरिटी तो मिली नहीं थी। स्पष्ट मेजॉरिटी नहीं मिली तो हमने उनको समझाने का प्रयास किया। जहां हमने देखा कि देश की अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, हमने तुरंत अपना समर्थन वापस लिया। आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। कुछ जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये सियासी छींटाकशी हमने देखा, उमरिया की जनता का दिल की आवाज क्या है? यहाँ पे जो बात है, शहडोल संसदीय क्षेत्र के मुद्दों की बात हो रही है, और शहडोल संसदीय क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य है। ये केवल बांधवगढ़ के लिए नहीं बल्कि मां नर्मदा नदी के लिए भी जाना जाता है। और मेरा जो सीधा प्रश्न है दोनों ही राजनीतिक दलों से कि ये लोग जो हैं इस आदिवासी बाहुल्य जिला के साथ में जो छल कपट कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक दलों की जो सोच है उसकी नीयत में मुझे खोट लगती है। ये अपने घोषणा पत्र में शहडोल संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए वादा करें, मुद्दे लाएं, केवल जो है एक आदिवासी जो अंगूठा छाप है उससे आप ऑनलाइन की बात करते हो, एक आदिवासी जो है वो रोजगार के लिए कृषि ऋण माफ कर देना, ये कोई कहीं की बात नहीं है। दो लाइन मुझे जो है आखिरी कि यहाँ जो शहडोल है वो रघुवीर साहब जी की जो कविता है कि भाई रे हम प्रजाजनों का भाग्य ही खोटा, दिखा दिखा कर लाभ आ पड़ता है अंत में टोटा, इससे उबर के शहडोल संसदीय क्षेत्र भारत के नक्शे में आए, विकास के पथ में आए, रोजगार मिले लोगों को, उन्नत हो। राजनीतिक जो है क्षेत्रीय राजनीति उसको पूरी तरीके से केंद्रीय राजनीतिक जो है अवहेलना झेलनी पड़ रही है। केंद्रीय राजनीतिक अवहेलना के चलते शहडोल जिले का विकास नहीं हो रहा है। शहडोल जिले का विकास नहीं हो रहा है। सियासत एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जहां पर काम किया जाना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर लूं। जी आप क्या कहते हैं? सर, अभी भाजपा के लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। इनको ये पता होना चाहिए कि आईएसआई के एजेंट इनके कार्यकर्ता निकलते हैं और ये कांग्रेस को बोलते हैं। अभी हमारे पास में ही सतना में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, उसमें कौन थे? भाजपा के कार्यकर्ता निकले वो लोग जिन्होंने। और बात रोजगार की जाए तो मोदी जी ने जब 2014 में आए थे उन्होंने कहा था हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार की बात नहीं है, रोजगार को छीनने का काम मोदी सरकार ने किया। रोजगार का वादा था 2 करोड़ रोजगार देने का, उस पर कितना काम हुआ है? तमाम लोगों से मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं कि कितने लोग ये मानते हैं कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं। जो मानते हैं अच्छे दिन आ गए वो हाथ उठा दें। तो हम गिन सकते हैं कि लगभग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम देख पाते हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जरूर मानते हैं कि अच्छे दिन आ गए।
देखिए, अच्छे दिन आपने बात की। अब कांग्रेसियों के अच्छे दिन पहले भी नहीं आए थे, अभी भी नहीं आएंगे। आगे हिंदुस्तान की जनता के अच्छे दिन आए हैं, भाजपाइयों के अच्छे दिन आ गए। भाजपा ने आम पब्लिक के नामुमकिन का नाम ही मोदी है। और अभी आपको एक चीज और बता दूं, अभी बहुत डिबेट हो रही है आतंकवाद को लेकर। मैं कांग्रेसी मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान का सहारा क्यों नहीं? साहब, आप जब हम रोजगार की बात करते हैं, आप पाकिस्तान पर जाते हैं। रोजगार मोदी से जुड़ा हुआ है। 2 करोड़ रोजगार के में हक उमरिया का था, वो कितना मिला? देखिए, अभी कांग्रेस के वचन पत्र में रोजगार देने का वादा हुआ, युवाओं को मूर्ख बनाने का काम इन्होंने किया। 6 महीने के रोजगार के लिए सुनते जाइए आप। अभी मनरेगा के तहत युवाओं को 100 दिन का रोजगार देने का इन्होंने वादा किया और उनको वेतन क्या देंगे? 4,000 रुपये महीना, वो भी कब? 6 महीने बाद। इनसे पूछिए 100 दिन बाद 265 दिन युवा क्या करेगा? अच्छा, कितने लोगों को लगता है युवाओं को कि रोजगार की बाढ़ आ गई है? आप ये देखिए। चलिए, खैर मैं जनता से ही बात करता हूँ, कुछ खास लोगों से। जी, क्या कहेंगे? मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ और समाज सेवी होने के नाते स्थानीय मुद्दे पे बात करूंगा जिले के लिए। तो ये हमारे यहाँ के कोयला और बिजली से समीप के सभी जिले रोशन हो रहे हैं, लेकिन हमारे जिले में अंधेरा है। बताइए क्यों? NH-43 का नोटिफिकेशन एक साथ हुआ था उमरिया कटनी के साथ में, लेकिन आज 5 साल से लोग धूल खा रहे हैं, धक्कड़ खा रहे हैं, उनके फेफड़े जल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर्यटन हब बनाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, सिवाय राजनीति है। खैर, ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है, पुष्पराज जी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जान लेता हूँ कि क्या आपको लगता है अब जनता क्या सोचकर वोट करने जा रही है? बीजेपी लगातार अब घेर रही है और दावा है कि लोकसभा। जनता एकदम संतुष्ट है, क्योंकि जो किसान का कर्जा 2 लाख का मंजूर हुआ है, उसमें 2 लाख नहीं है। अगर उस परिवार में 5 लोग हैं और भूमि का नामांतरण करा लिए हैं, तो उस परिवार में 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। एक दूसरी बात बता दूं कि आपके कन्यादान योजना की राशि बढ़ गई, जो आम जनता के लिए है। तीसरी बात बता दूं कि जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये 300 रुपये मिलता था, ये 600 रुपया का पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। निभा रही है। जी, आप क्या कहें? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी, और जो मुद्दे थे कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी जब जनता के सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। अब समय है लोकसभा चुनाव का। जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ 214 में हुआ, उसमें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी तस्वीर इस देश के सामने रखी और कहा कि जब हमारी सरकार आएंगी तो निश्चित रूप से हम बेरोजगारों को नौकरी, किसानों को उनकी फसल का मुआवजा और सुब्रमण्यम आयोग की रिपोर्ट और युवाओं को नौकरी और 15 लाख न जाने, इस प्रकार से ऐसा सब्ज बाग दिखाया कि इस देश की जनता को लगने लगा कि एक मसीहा पैदा होगा और देश की काया पलट कर देगा। और धीरे धीरे ये जो 4 सालों और 5 सालों के बीच में जो नरेंद्र मोदी की सरकार हर मुद्दे पे फेल रही, और आज ये स्थिति आ गई है कि जो मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, उनको सबको किनारे करके देशभक्त के नाम से पूरे मुद्दों को घुमा के वो चुनाव में जाना चाहते हैं। इस देश की जनता जानती है कि आने वाले चुनाव में हम किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस का दावा है कि मूल मुद्दों से भटक कर सियासत की है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने। मैं यहाँ पे सभी राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, इनकी बहुत देर से मैं डिबेट सुन रहा था कि चौकीदार चोर है। तो भाई ईमानदार कौन है इस देश में? ईमानदार का वो चोला पहनने वाली कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि 70 साल में जो घोटाले की तस्वीर है वो देश के सामने छुपी नहीं है। आज चौकीदार इस देश में रोजगार दे रहा है बेरोजगारों को। उमरिया के लिए क्या मुद्दा है आपके पास? क्या वादे के साथ जनता के? उमरिया के मुद्दा ये है, ठीक है हमारी सरकार 15 साल में भाजपा की सरकार रही मध्य प्रदेश में बहुत से रोजगार खोले शिवराज सिंह चौहान जी ने, और इसके बाद भी अभी आज कांग्रेस की अगर सरकार है, लंगड़ी सरकार है जो पता नहीं है कब गिर जाए। फिर सियासत की बात कर रहे हैं आप। मैं तमाम सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि आपका मुद्दा क्या है? कर रहा हूं, इनकी बीएसपी की नेता जो पथरिया की विधायक है, आए दिन डिबेट करती है कि हम जब चाहे सरकार गिरा देंगे कांग्रेस की। ये तो बीजेपी की ओर से भी लगातार यही बातें की जाती है कि सरकार गिरा देंगे, लेकिन जी बोलिए। कोयला खदान का जो यहाँ पर रोजगार की बात है, यहाँ पर कोयला खदान ही रोजगार का मुख्य स्रोत है। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे उमरिया जिला में 8 कोयला खदान संचालित थी, जिनमें से 3 कोयला खदानें बंद हो गईं
अभी ओपन कास्ट के लिए भी केंद्र से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया। सांसद महोदय बिल्कुल शून्य है। सांसद कितने सक्रिय हैं? एक सेकंड, मैं कुछ जल्दी समय हो रहा है, कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूं कि सांसद कितने सक्रिय हैं। हाँ ना, मैं जवाब सर, संसदीय शहडोल में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। सांसद की सक्रियता को कैसे आंकते हैं आप? सांसद की सक्रियता, आज सांसद बन के दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हम आज आवाज उठाते हैं उमरिया में तो हमारा कोई सुनने के लिए तैयार है। हम ज्ञापन सक्रिय नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं ये बोला कि जो अपनी व्यवस्था रहती है वो पूरी नहीं होती। जहाँ भी चले जाते हैं, कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो, जाते तो भगा के हटा देते कि आप लोग जाओ किनारे, बाद में काम होगा। ये क्या राजनीति चल रही है? काम नहीं हो रहा है। जी आप क्या कहेंगे? सांसद जी को तो हमने बहुत दिन से देखा नहीं। सांसद जी को बहुत दिन से देखा ही नहीं। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो चेहरा ही भूल गया हूँ, सांसद जी कैसे दिखते हैं। ये जो कहते हैं कि ये किसान कर्ज वो किराए से आ गए हैं, हम इनको बताना चाहते, मैं किसान हूँ ऐश्वराम सिंह, मेरा 2 लाख रुपए कर्ज कमलनाथ जी ने माफ़ किया और मेरे साथ में पूरे किसानों का कर्ज माफ़ किया और पूरे किसान खुश हैं। और ये बीजेपी वाले हरदम झूठ बोलते हैं। आज 15 साल में किसान इतना खोखला और इतना गरीब हो गया था कि हर जगह आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, कर्ज में इतना डूबा हुआ था, उबर नहीं पा रहा था। जब से कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने सब खुश हो गए। और आप पे आरोप लग जाएगा कि किराए से आप बुलाए गए। नहीं, मैं जो हमारा सबूत मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। सबूत मांगने तैयार है। चलिए खैर, सांसद जी की सक्रियता के पैमाने पर तमाम लोगों ने तमाम बातें की है। अपने मुद्दों को लेकर शहडोल संसदीय क्षेत्र उमरिया भी जल्दी मतदान करने जा रहा है। हम ये उम्मीद करेंगे कि जाति धर्म क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर यहाँ के तमाम मतदाता वोट करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। खासी उम्मीदों से सियासतदानों को देख रही है जनता और इसी जनता को मंच देने की कोशिश जनकारवा ने की है। जल्द ही जनकारवा का शो आपके अपने ज़िले तक भी पहुँचेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।